हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासों में, यानी अगर हम बात करें पिछली 5 क्लासों में, हमने न्यूटन्स और न्यूटन के सिद्धांतों की बात करी। उससे पहले हम मोशन की बात कर रहे थे, गति, चाल और इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर हमने न्यूटन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और समझा कि कैसे न्यूटन के जो सिद्धांत हैं वह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं और वह 3 सिद्धांत क्या हैं। उसके आधार पर हमने कुछ वाक्यों को समझा कि वह जो सिद्धांत जो न्यूटन ने हमें दिए वह कहाँ पर इस्तेमाल देखने को मिलते हैं। हमने उन सिद्धांतों की मदद से बल को समझा, इनर्शिया को समझा और उसके साथ साथ मोमेंटम को समझा। और उसके बाद हमने जो है 4 मौलिक जो हमारे बल हैं प्रकृति में, उनको पढ़ा और समझा। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा जो पाठ है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर्कुलर मोशन क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आज हमें इसको भी समझना है। फिर उसी के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, उसको भी समझना है। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं और देखते हैं कैसे हम इनको फिजिक्स में जो सवाल हैं पूछे जा रहे हैं हमसे, उनको हल करने में हमें मदद मिलेगी और इनमें क्या हमें ऐसे नए कॉन्सेप्ट, नई जानकारी दी गई है। जब कोई शरीर एक वृत्त में चलता है, यानी एक सर्कल में चलता है, समझिए कोई शरीर है, ये कोई मतलब शरीर का मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कल में चल रहा है। ये पूरा परफेक्ट सर्कल नहीं है। अगर हम बात करें, जैसे ये इरेजर आपको दिख रही है, ये पूरी सर्कल है। इस तरीके से सर्कल में चल रहा है। चलता है तो उसकी गति की दिशा किसी भी क्षण पर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुसार होती है। अब मुझे उसकी क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, उसकी दिशा कैसे बताएंगे। अगर वो यहाँ पर है, जो ये टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये हमें उसकी दिशा के बारे में बताते हैं। हमें पता है कि वृत्त में चलने वाले जो शरीर है, जो वस्तु है, की गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। बिल्कुल इसी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है या यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। देखिए अभी हम समझेंगे इसको, है ना। तो ये बार बार इसकी जो दिशा है वो बदलती रहेंगी, एक दिशा नहीं होगी। तो जैसे ये दिख रहा है और ये जो फोर्स है ये लग रहा है इस पे, तो हर बार देखा आपने, ये जो आपको 6 पॉइंट दिखे, हर पॉइंट पे जो दिशा है वह बार बार बदल रही है। गति के पहले नियम के अनुसार, यानी हम न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी आपका जो वस्तु होता है, उसका स्वयं अपनी गति की दिशा नहीं बदलता। वो खुद अपनी गति की दिशा नहीं बदलता। उसकी गति की दिशा बदलने के लिए उसके ऊपर एक बाहरी बल लगता है। इस उद्देश्य के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। इस बाहरी बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझे आप, जब ये सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक में जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, पत्थर को आपने एक धागे में बांधा और उसको घुमाया, तो वो जो धागा है जिससे वो पत्थर बंधा हुआ है और घूम रहा है, उसके अंदर की तरफ जो बल उसे खींच रहा है और बार बार उसकी जो दिशा को बदल रहा है, उस बल को हम केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बोला करते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बल वह बल है जो शरीर के एक वृत्त में समान रूप से चलने के लिए आवश्यक है। यानी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में चल रही है, यानी वृत्त में चल रही है, तो वृत्त में चलने के लिए उसके ऊपर एक समान रूप यानी उसके ऊपर एक बल लगेगा। वो बल उसकी समान रूप से उस वृत्त में चलने के लिए मददगार होता है या आवश्यकता होती है। उसी बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं।
यह बल वृत्त के केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुसार कार्य करता है, यानी ये सर्कल का जो रेडियस है, ये जो सर्कल का आपको रेडियस दिख रहा है और ये आर है और ये कोई वस्तु है जो चल रही है, तो इस ये जो आप रेडियस है ना, इसके इसके ऊपर लगेगा एफ, और ये एफ किसकी दिशा में लगेगा? सेंटर की दिशा में लगेगा, केंद्र की दिशा में लगेगा, याद रखिएगा। केंद्रीय भीमुख त्वरण समान वृत्तीय गति का अनुभव करने वाले वस्तु पर कार्य करने वाले त्वरण की केंद्र विमुख त्वरण कहा जाता है। यानी अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, यानी केंद्रीय भीमुख त्वरण क्या है? समान वृत्तीय गति का अनुभव करने वाले वस्तु पर कार्य करने वाली त्वरण को केंद्रीय विभव, यानी समझिए, ये सर्कुलर हो गया। अब जो एक्सेलरेशन जो है, जो त्वरण है, वो इस किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये पहले से इसमें घूम रहा है, ये सामान्य वृत्ति गति पे चल रहा है, यानी सर्कुलर मोशन में है। तो इस मोशन में जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है, जो त्वरण लगता है, उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या केंद्रीय विमुख त्वरण कहते हैं। केंद्र विमुख त्वरण की अब देखिए अभिव्यक्ति क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, या इसका हम बात करें, ये हो गया वी स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। याद रखिएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ये क्या है आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए ओमेगा क्या हुआ? रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, सॉरी, ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और v हो गया रेखीय वेग, और r हो गया वित्तीय पथ या त्रिज्या, या जिसको हम बात करते हैं रेडियस। केंद्र विमुख बल के लिए हमें अभिव्यक्त क्या होता है? अब देखिए, फोर्स के लिए क्या लगेगा? m इंटू ए, ये तो आपका लीनियर हो गया, रेखीय, ये आपको हो गया रेखीय जो बल होता है। हम बात करें केंद्रीय के लिए, क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक को क्या लिखेंगे हम? क्या बात आपको अब समझ में आई? बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल बल, मान लीजिए कि हम एक संदर्भ फ्रेम में काम कर रहे हैं जो एक जड़ फ्रेम के सापेक्ष की स्थिर कोणीय वेग ओमेगा पर घूम रहा है। यानी अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मान लीजिए हम जो काम कर रहे हैं वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है, और क्या करा जा रहा है? वह घूम रहा है लगातार इस तरीके से, और उसकी घूमने की जो वेग है, कोणीय वेग है, उसको हमने ओमेगा बोल दिया। अगर हम उस यदि हम एक वस्तु की गतिकी का विश्लेषण करते हैं जिसका द्रव्यमान m है, यानी मान लीजिए किसी का द्रव्यमान m है और घूर्णन किस अक्ष में है? घूर्णन अक्ष में जो है r, घूर्णन के अक्ष में r की दूरी पर रखा गया है, तो हमें मानना पड़ेगा कि एक बल m ओमेगा स्क्वायर r के शरीर पर बाहरी दिशा में कार्य करता है। अब देखिए जरा क्या है ये? जैसे ये आपने बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है F m ओमेगा स्क्वायर r, इसी तरीके से एक जो बल होता है इसको बाहर धकेलता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका भी माप होता है m ओमेगा
स्क्वायर आर। बस ये दोनों विपरीत दिशाओं में लगते हैं। वॉशिंग मशीन देखिए आपने, वॉशिंग मशीन में एक हिस्सा होता है कपड़ा धोने का और दूसरा हिस्सा होता है कपड़ा सुखाने का। कपड़ा कैसे सूखा जाता है? अब जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं, तो आपका ये जो कपड़ा होता है वो बहुत गीला होता है ना? जब आपने उसमें कपड़ा डाल दिया और आपने बाद में कपड़ा निकाला, तो आपको देखा कि कपड़े जो है उसमें पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से क्या आपको वहां महसूस हुआ? पानी ना होने की वजह से उसमें से जो पानी है वो निकल गया। यानी जब वो गोल 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 घूम रहा था, तो जो बाहर का जो बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बल, उस पानी की छींटों से बाहर निकल गया। तो देखा होगा जो आपका टब होता है, जो ड्रायर टब होता है, ड्रायर होता है, उसमें छेद लगे रहते हैं। तो यानी जब पानी बाहर की तरफ फेंकेगा तो वहां से वो पानी निकलता है। तो बाहर की तरफ बल लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल और अंदर की तरफ बल जो लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। केवल हम तब घूर्णन फ्रेम में न्यूटन की गति के नियमों को लागू कर सकते हैं। यह बाई तरफ के अभिमान्य बल को सेंट्रीफ्यूगल बल कहा जाता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल बल एक ऐसी बल होती है जो उत्पन्न होती है जब एक शरीर वास्तव में वृत्तकार पथ पर चल रहा रहता है। यानी जब वो वास्तव में वृत्तकार पथ पर चलेगा तभी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। शरीर की प्रकृति सीधी लाइन पाथ को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण क्यों ऐसा हो रहा है, समझिए। देखिए, नेचर का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत, हर कोई अपनी आराम या विश्राम अवस्था में रहना चाहता है। अगर आप उसको बदलेंगे, वह कोशिश करके दोबारा अपनी विश्राम अवस्था में लौट कर आएगा। जो कोई भी वस्तु होती है ना, उसकी प्रकृति होती है सीधी लाइन या सीधा रेखा में चलने की। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? गोलाकार रेखा में, गोलाकार पथ पे उसको चला रहे हो, वृत्त पे उसको चला रहे हो। तो वो अपनी पुनः सीधी लाइन या पुनः सीधे पाथ पर चलने के लिए एक फोर्स लगाता है। वही फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक पत्थर को आप क्या करिए, धागे में बांधिए और घुमाइए और घुमा के आप छोड़ दीजिए, पत्थर सीधा जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आप पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, अगर आपने इस पॉइंट पे पत्थर को छोड़ा, वो सीधा जाएगा। क्यों वो सीधा जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर आना है, तो पत्थर अंदर ना जाके सीधा क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एक बाहरी फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्रीय केंद्र पास सारी बल त्रिज्या के अनुसार और वृत्त के केंद्र से दूर कार्य करता है। यानी रेडियस के दूर, जो रेडियस है उससे दूर, केंद्र से दूर कार्य करता है। तो हमेशा ध्यान दें, केंद्रीय और केंद्र पसारी बल हमेशा अलग अलग शरीरों पे कार्य करते हैं। वास्तव में केंद्र पसारी बल एक पर्याप्त नकली बल है। यानी ये कोई ओरिजिनल बल नहीं है, ये एक नकली बल है। केवल यदि हम एक समान रूप से घूर्णन करने वाले फ्रेम में विश्राम में शरीरों का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि हम घूर्णन करने वाले फ्रेम में एक शरीर की गति का विश्लेषण करते हैं, तो हमें केंद्र पसारी बल के साथ अन्य नकली बलों का धारणा भी करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक रोटेटिंग फ्रेम में मान रहे हो, तो जैसे आपने केंद्र पसारी बल को माना है कि ये एक नकली बल है, वैसे ही हमें दूसरे तरीके के बल को भी मानना पड़ सकता है। ऐसे फोर्सेस को हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। उदाहरण दूंगा आपको कोरियोलिसिस बल का। हमारी पृथ्वी है, उसके पूरे चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। तो हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है, देखा होगा ऐसे घूमती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसके साथ जो वायुमंडल है वो भी घूम रहा है। तो जो वायुमंडल जो घूमने की वजह से ना, इसके ऊपर एक बल लगाता है, बल, वह बल होता है कोरियोलिस बल। उस बल की वजह से वायुमंडल में जो हलचल हो रही है, उस बल की वजह से हवाएं चलती हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं। तो कोरियोलिस बल भी एक तरीके का सूडो फोर्स यानी नकली बल है।
कोरियोलिस बल शरीर के वेग के लिए समकोणीय होता है और फ्रेम के घूमने के अक्ष के लिए भी समकोणीय होता है, यानी यह परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी के। यानी वेलोसिटी अगर इधर जा रही है तो ये इस तरफ लग सकता है या इस तरफ लग सकता है, यानी ये परपेंडिकुलर समकोणीय होगा। एक बार फिर हम बल देते हैं कि यह सभी नकली बल केंद्र पसारी या कोरियोलिस केवल तभी चाहिए अगर कार्य करना वाला ढांचा घूम रहा है, यानी जो कार्य कर रहा है वही ढांचा अगर घूम रहा है तो हमें ये तभी चाहिए। यदि हम एक जड़ फ्रेम में काम करते हैं तो किसी भी नकली बल पे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई फ्रेम जो है इनिशियल फ्रेम है तो हमें इस पर कोई भी किसी भी तरीके का जो नकली बल है उन पे कार्य करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, यह शुरुआती लोगों में एक सामान्य भ्रांति के प्रति केंद्र पसारी बल एक शरीर पर कार्य करता है क्योंकि शरीर एक वृत्त पर जाता है। तो क्या बोला है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है। जो लोग समझते हैं कि जो केंद्र पसारी बल है वो एक ही बॉडी पर काम करता है जो सर्कल में है। यानी लोगों का मानना होता है कि जो बॉडी वृत्ता में है उस पे केंद्र पसारी बल काम करेगा। अब समझिए क्या है। केंद्र पसारी बल कार्य करता है या माना जाता है कि कार्य करता है क्योंकि हम वस्तु का वर्णन एक घूर्णनशील फ्रेम में करते हैं। जब वह घूर्णनशील फ्रेम हो यानी वो पूरा फ्रेम घूम रहा हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन का ड्रायर, वो पूरा फ्रेम घूमता है जो गैर निष्क्रिय और फिर भी न्यूटन के नियमों का उपयोग करता है। उस संदर्भ को जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं उसे जड़ संदर्भ फ्रेम कहा जाता है। ऐसे फ्रेम में एक शरीर पर कुल बाहरी बल शून्य होता है और शरीर की त्वरणा भी शून्य होगी। एक संदर्भ फ्रेम जो विश्राम में है या समान वेग में चल रहा है वह एक जड़ फ्रेम कहलाता है। एक तीव्रित फ्रेम को गैर निष्क्रिय फ्रेम कहा जाता है, यानी जो आपका एक्सेलरेटेड जो होता है फ्रेम होता है वो आपका गैर निष्क्रिय फ्रेम होता है। ऐसे फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए हमें एक काल्पनिक बल को परिचय देते हैं। तो ऐसे अब क्या होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना हम लोग न्यूटन के जो नियम कानून है उनको हम लागू करेंगे। तो उनको लागू करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक जो काल्पनिक बल है उनको लेकर आते हैं और उनका परिचय देते हैं। इस बल की मात्रा शरीर के द्रव्यमान और संदर्भ फ्रेम की त्वरण के उत्पाद के बराबर होती है और इसकी दिशा फ्रेम के त्वरण के विपरीत होती है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होगी, द्रव्यमान या संदर्भ फ्रेम के त्वरण के उत्पाद के बराबर होगी। यानी इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मात्रा होगी, वो मास या जो आपका मास है और जो उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसके बराबर होगी और उसकी जो दिशा होगी उससे विपरीत होगी। ये आपको बातें ध्यान देनी है। ऐसी बल की जड़त्व बल या नकली बल कहा जाता है। ऐसे बल को हम इनर्शियल फोर्स या सूडो फोर्सेस कहते हैं। नकली बल का एक उदाहरण केंद्र पसारी बल है। तो एक उदाहरण क्या है नकली बल का? केंद्र पसारी बल। सेंट्रीफ्यूगल बल की अवधारणा को व्यापक अनुप्रयोग है। निम्नलिखित कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं जो सेंट्रीफ्यूगल बल का उपयोगिता को दर्शाते हैं। अब देखते हैं कौन से। सेंट्रीफ्यूग यह एक उपकरण है जिसका उपयोग उन सस्पेंशन में हल्के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें वे समाविष्ट होते हैं। क्या होता है कि कोई सस्पेंशन है, यानी कोई लिक्विड, कोई गाढ़ा लिक्विड है, उसमें से आपको हल्के पार्टिकल्स कम करने निकालने हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूग में डालेंगे और वो उसको बहुत घुमाएगा। घुमाने से उसके हल्के पार्टिकल्स को दूर कर देगा। ऐसा मिश्रण सेंट्रीफ्यूज के कंटेनर में डाला जाता है जिसे फिर उच्च गति से एक समतल वृत्त में घुमाया जाता है। यानी उस मिश्रण को एक ट्यूब में डाल दिया, बिल्कुल वॉशिंग मशीन समझो, डाल दिया और उसको बहुत तेज घुमाएंगे। बहुत तेज घुमाने से क्या होगा, हल्के कण बाहर निकल जाएंगे और जो मिश्रण है, मिश्रण से हल्के कण बाहर निकल जाते हैं, जैसे पानी बाहर निकलता है कपड़ों से।
हल्के कण घूर्णन के अक्ष की ओर चले जाते हैं, जो घूर्णन का अक्ष है उसकी ओर चले जाएंगे और सेंट्रीफ्यूजल रुक जाता है, और जो सेंट्रीफ्यूज है वो रुक जाता है। तो कंटेनर में सस्पेंशन ऊपर पाया जाता है। तो सस्पेंशन ऊपर चला गया और हल्के तरल नीचे हो गया, और स्पष्ट तरल पदार्थ नीचे, और जो लाइटर है वो नीचे चले जाएंगे। इसका अर्थ है कि सस्पेंशन में भारी कण यांत्रिक कंटेनर के निचले हिस्से में इकट्ठा हो जाएंगे, और जिससे ऊपरी हिस्सा स्पष्ट तरल पदार्थ से भर जाएगा। और इसी सब प्रिंसिपल पे आइसक्रीम, दूध से जो क्रीम निकाली जाती है ना, वो इसी प्रिंसिपल से निकाली जाती है। जैसे दूध को क्या होता है, दूध को बहुत ज्यादा तेज घुमा दिया जाता है, तो आपको पता होगा दूध में फैट होता है, क्रीम होती है और पानी होता है। तो जब बहुत तेज घूमते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से तो भारी और हल्की जो पदार्थ है वो अलग हो जाएंगे। अब चीनी उद्योगों में चीनी के क्रिस्टल को शीरा से अलग किया जाता है। जैसे मोलेसिस होते हैं, उसको चीनी के क्रिस्टल से अलग करेंगे, बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल के फोर्सेस पे। ड्राई क्लीनर्स, जो ड्राइंग मशीन होती है उसमें गीले कपड़ों को डाल के ऐसे ही निकालते हैं, जो पानी होता है वो बाहर भाग जाता है। ये इसकी कोई आम उदाहरण है। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग मध से मोम को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से मोम निकाली जाती है, उसको अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक घने तरल पदार्थों से पानी या अवशिष्ट कणों को अलग करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो जो आपके ज्यादा घने तरल पदार्थ हैं उनमें से आपको पानी निकालना है, अवशेषण कण हैं उनको अलग करना है, तो हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल जो बल का उपयोग करके काम पीछे के दबाव को खिलाफ बड़ी मात्रा के तरल पदार्थ को स्थानांतरित करना संभव है। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उससे क्या होता है, उससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाते हैं, जिससे हम बड़ी जो मात्राएं होती हैं, जो बड़ी तरल मात्राएं होती हैं, लो प्रेशर पे हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गए, तो ये क्या करते हैं, एग्जॉस्ट को चलाते हैं, ब्लोअर को चलाते हैं। केंद्र पसारी गवर्नर, अब ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। बाय मेकिंग यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी केंद्र पसारी बल का उपयोग करके इंजन की गति स्वचालित रूप से नियंत्रित की जाती है। ऐसा स्वचालित उपकरण स्पीड गवर्नर कहलाता है। तो ऐसा कोई भी उपकरण जिससे इंजन की गति में हम परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसको हम स्वचालित उपकरण स्पीड गवर्नर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स समाप्त हुआ। तो अब हम आपको पूरी बातें थोड़ी सी रिवाइज करा देते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स में क्या होता है। जब आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब वो पूरा का पूरा फ्रेम रोटेटरी हो, यानी वो पूरा का पूरा फ्रेम, जैसे मान लो ये है एक बोतल, इस बोतल में मैंने कोई तरल पदार्थ डाल दिया और फिर इसको घुमाया बहुत तेज, तो वो तरल पदार्थ के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसके अंदर जो भी लिक्विड रहेगा वो हल्के और भारी कणों में बट जाएगा। अगर आपको हल्के कणों की आवश्यकता है तो आप हल्के कण निकाल लेंगे, अगर आपको भारी कणों की आवश्यकता है तो आप भारी कणों को अलग से निकाल लेंगे। कहने की बात यह है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उसके लिए पूरा का पूरा फ्रेम सर्कुलर मोशन में या रोटेटरी मोशन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि अगर हम बात करें एक सर्कुलर पाथ की, तो इस सर्कुलर पाथ पे ये हो गया रेडियस ओ, ये हो गया सेंटर ओ, और ये हो गया रेडियस आर। ये कोई वस्तु है, ये इसकी दिशा है। ये एक बॉडी है ए नाम की, सेंटर ओ। तो इसके ऊपर जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है
सेंट्रीपिटल। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी जो है वो सीधी रेखा में चलना चाहती है, लेकिन यह सीधी रेखा में ना चलने के लिए इसके एक जो फोर्स है लगातार इसकी रेखा को बदलता रहता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, यानी जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर लिख सकते हो बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई आर। और वहीं एक सीधी दिशा में किसी बॉडी पे बल लगता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। अब ये जो मैं पूरा फ्रेम मान रहा हूँ ना, ये मान लीजिए टब है और ये घूम रहा है। तो ये वॉशिंग मशीन का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये पोर्स है, छेद है इस टब में। तो ये जो हो गए छोटे छोटे छेद हो गए। तो जब आप इसमें कपड़े डालते हैं तो ये बहुत तेज घूमता है। तो ये जो पानी की जो बूंदें होती हैं, ये क्या करती हैं, भागती हैं बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से। तो ये जो कण है, इन कण से ये जो पानी है बाहर निकल जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है। ये भी हमारा, इसका भी क्या होगा, बस इसकी जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की हुई समापन। तो थैंक यू आपको, आपने हमसे जुड़े। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी आपको जो भी अगर आपको कोई समस्या होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम फिजिक्स के और दूसरे चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। हम यानी जो भी आपका पूरा सिलेबस है, जो भी पूरा परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा जर्नल साइंस में, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आपको बस क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। कोई भी आपको समस्या होती है आप हम तक पहुंचिए, अपनी समस्या रखिए, आपकी सारी समस्याओं का निवारण हम करेंगे। बस आपको अपने आप से अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलना है। किसी भी तरीके की समस्या को अपने तक सीमित नहीं रखना है, हम तक भेजिए, हम उसको हल करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास एक हमारा जो नया चैप्टर है हम उसको पढ़ेंगे। नए चैप्टर में जो हमें और भी जो जानकारी दी हुई है हम उन पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरे, जैसे फिजिक्स खत्म होगा फिर हम दूसरे विषयों को पे चर्चा करेंगे, फिर और भी दूसरे विषय हैं उन पे चर्चा करते चलेंगे। यानी जर्नल साइंस के हम सारे जो हमारे हिस्से हैं, हमारे पार्ट है, उनको करते रहेंगे। बस आप अपनी तरफ से निरंतर अभ्यास करते रहिए। जो पुराने साल के प्रश्न हैं चाहे वो किसी भी परीक्षा के हो, आप उन्हें हल करिए जिनके अंदर जर्नल साइंस यानी सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के बाद हम रासायनिक विज्ञान भी पढ़ेंगे, फिर जैविक विज्ञान भी करेंगे, फिर विज्ञान और तकनीक भी पढ़ेंगे और उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। बस आपको लगातार अपनी क्लास अटेंड करनी है, कोई क्लास आपको, कोई भी कक्षा आपको नहीं छोड़नी है और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना है। तो अब हमें दीजिए विदा, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।